कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लड़का अपनी नानी के यहाँ चला जाता है। मामा की दुकान पर रहता है और काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच में दीपावली का त्योहार आता है तो वह दीपावली मनाने के लिए अपने घर आ जाता है, अपनी माता अपने पिता के पास में। जब वहाँ आता है तो दीपावली की जो छुट्टी है वो पूरी हो जाती है और उसके बाद उसको जाना था और अचानक से वह कहीं गायब हो जाता है। पूछा जाता है कि नानी के घर तो नहीं पहुंच गया है, लेकिन वहां से जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि अभी वहां पर वो नहीं पहुंचा है। अब उस लड़के को हर जगह जो तलाश किया जाता है, 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, तब जाकर पता चलता है कि उसकी जो लाश है वो जंगल में पड़ी हुई है, झाड़ियों के बीच में। तो उसको जो जानवर है नोच नोच के खा रहे हैं। बस इतना था कि घर वालों को जब यह पता चलते ही तो परिवार वालों का जो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार जिसने कत्ल किया था वह भी पकड़े जाते हैं। यहीं पर एक शर्त रखी जाती है कि अब आगे भी कत्ल होगा, यानी कि इसका बदला जो हर हाल में लिया जाएगा। जो बदला लिया जाएगा वो दीपावली के दिन ही लिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यह कोशिश करना शुरू कर देता है कि कब दीपावली आएगी और कब उससे जो बदला लिया जाएगा हम उसको मारेंगे जिसने ये कत्ल किया है। तो ऐसे ही करते करते 4 से 5 जो दीपावली के त्योहार हैं वो निकल जाते हैं। तो जैसे ही 5वीं जो दीपावली आती है तो मौका मिलता है और कत्ल हो जाता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। उस कत्ल की गूंज है जो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे जो भारत में फैल जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझाने की जो कोशिश करते हैं कि उसका कत्ल क्यों हुआ और बाद में बदला लेने के लिए एक नहीं बल्कि 2 और कत्ल हो जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर स्टोरी। यह सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सोनीपत। तो मैं तारीख की बात करता हूं तो 24 अक्टूबर 2025 के सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय हुआ होगा। जिला सोनीपत में एक थाना लगता है कला चौक, और कला चौक पर एक ब्रिज है, ओवर ब्रिज पर एक बाइक जा रही थी अपनी रफ्तार से और उस बाइक पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। इसी बीच में बाइक्स अपनी जो रफ्तार की गति से जा रही थी और ठीक ठाक चल रही थी। ये गोपालपुरा से खरखोदा की तरफ निकल रहे थे और अचानक सामने से एक ब्लॉक स्कॉर्पियो आ जाती है। ऐसा जैसे कई बार रास्ता भटक जाते हैं तो वो स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो का जो गाड़ी नंबर है वो HR79E7331। जब यह गाड़ी आ रही थी तो इन बाइक सवार ने अपने आप को बचाने की जो तमाम कोशिशें की, लेकिन सामने से जो स्कॉर्पियो आ रही थी ब्लैक कलर की, उसने उस बाइक में इतनी तेजी के साथ में टक्कर मारी कि बाइक सवार लोग है जो बाइक से उछट करके ओवर ब्रिज से सर्विस रोड पे जाके गिर जाते हैं। लेकिन दोनों जो होते हैं बाइक सवार वो ओवर ब्रिज पुल था उससे नीचे गिर जाते हैं, जो सर्विस मार्ग है उस। तो इसी बीच में स्कॉर्पियो रुक जाती है। जो रेलिंग होती है हाईवे पे लगी हुई, उसमें जो स्कॉर्पियो थी वो बुरी तरह से फंस जाती है और उसका पहिया अगला वाला जो इतनी बुरी तरह फंसा था कि वो निकलना इम्पॉसिबल हो गया था। तो तभी स्कॉर्पियो में से 2 आदमी उतरते हैं आधुनिक हथियारों के साथ में, और उन्होंने निशाना साधते हुए जो 2 बाइक सवार बाइक पे बैठे हुए थे उनकी तरफ जो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से सुबह 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। दीपावली का त्योहार मनाकर लोग अपने काम पर निकल रहे थे। कोई घर वापस जा रहा था तो कोई अपने काम पे जा रहा था। तो इसी बीच लोगों में यह समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। आजकल का सोशल मीडिया का जो जमाना है तो लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। ऐसे ही लगातार था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे शूटिंग चल रही है। गोलियां जब चलनी शुरू होती हैं तो एक के बाद एक लगभग जो पूरी 15 गोलियां चलाई जाती हैं। हालांकि लोगों की संज्ञान में है जो 15 गोली चलाई जाती हैं, और जो वहां पे मौजूदा लोग था उनका मानना है कि इससे ज्यादा है जो गोलियां चलाई गई हैं। जब ये 2 बाइक सवार सर्विस मार्ग पर गिर जाते हैं तो एक ने जो आगे बैठा हुआ था उसने हेलमेट लगाया हुआ था। जब गोलियां चलाई जाती हैं तो वो हेलमेट को पार करते हुए एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो गोलियां पहुंच जाती हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार है तो है क्या। गाड़ियां जहां की तहां रुक जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर इस जो सीन को देख रहे थे अपनी आंखों से। जो स्कॉर्पियो थी वो रेलिंग
रेलिंग में फंस जाती है। हाईवे होता है उसमें बराबर में लगी हुई होती हैं रेलिंग्स हैं जो साइड में, और जो बाइक थी वह बाइक वहीं साइड में पड़ी हुई थी। अब उनमें से एक व्यक्ति जाता है पास में जाकर देखता है कि जो दोनों पर गोलियां चलाई जा रही हैं वह दोनों सही हैं या नहीं हैं, कितनी गोलियां लग चुकी हैं, क्या उनकी नब्ज है जो अब भी काम कर रही है या फिर वो अब पूरी तरह से जो मर चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़का जाता है और उनकी नब्ज को टटोलता है, देखता है और कहता है कि ये जो दोनों हैं जो ठंडे पड़ चुके हैं और नब्ज पूरी तरीके से बंद है। अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से ये दोनों जो गाड़ियों में बैठे हुए थे वो उनमें एक और था गाड़ी में उनके साथ में, यानी कि गाड़ी में कुल मिलाकर के 3 लोग थे उस स्कॉर्पियो के अंदर। अब ये यहाँ से तीनों निकलते हैं। निकलने के बाद अपना भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन भीड़ में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि इन्हें रोका जाए या टोका जाए। कौन है, कहाँ से है, क्यों है, बस यह भागना शुरू कर देते हैं। और जब यह भागते जा रहे थे तो रास्ते में अचानक तुरकपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुरेश था। सुरेश अपनी बाइक से जा रहा था। तभी उसे जो हथियार थे वह दिखाई देते हैं। उससे कहा जाता है कि भागने की कोशिश मत करना, यदि तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें गोलियों से जो भून देंगे। अब उस सुरेश ने अपनी जान बचाने के लिए वहीं रुक जाता है और उसकी बाइक छीन लेते हैं। और बाइक छीनने के बाद तीनों हमलावर होते हैं जिन्होंने अभी जो गोली चलाई थी वो मौके से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद लोगों का यहाँ पे जमघट शुरू हो जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मरने वाले कौन हैं। लोग जहाँ के तहाँ वहीं रुके थे। इसी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी निकल के आता है और जो बुजुर्ग आदमी है वो बहुत ही दहाड़े मार मार के रोता है और रोते हुए उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम बुद्धराम है, वह वार्ड नंबर 6 गोपालपुरा का रहने वाला है। जो मृतक है उसका एक बेटा था और जिसका नाम धर्मवीर था, उम्र तकरीबन उसकी 50 साल है, और एक उसका पोता था जिसका नाम मोहित है, उम्र तकरीबन 25 साल की बताई जा रही थी। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को रोते हुए लोगों ने देखा तभी पुलिस को फोन कर दिया जाता है और पुलिस है जो मौके पे पहुंच जाती है। तो पुलिस ने मौके पर आने के बाद में आखिरकार जब पूछताछ करती है उस बुद्धराम से तो उसने कहा कि वह अभी गोपालपुरा की तरफ से आ रहे हैं और उन्हें खरगोदा की तरफ जाना था। कोर्ट में पेशी थी इसलिए यह जो कला चौक है, मैं कला चौक पे ही उतर गया था और थोड़ी सी बाइक आगे ही बढ़ी थी तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार है क्या। जब मैं इतना मौके पर पहुंचता तब तक तो वो अपना काम करके वहां से भाग चुके थे। इसी बीच में उनसे पूछा जाता है कि और जांच पड़ताल के लिए कि आपकी किसी से कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है। तो बुजुर्ग आदमी है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। दोनों को और पुलिस है जो दोनों को लाशों को कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। साथ ही जो उनकी स्कॉर्पियो कार थी जो वो वहां रेलिंग पे फंसी हुई थी उसे निकालना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने अब यह जानने की कोशिश की आखिर मामला है क्या। तभी पुलिस ने मौके से लगभग 21 खाली खोखे और 2 जिंदा कारतूस को बरामद कर लिया है। और साथ ही जो हमलावरों की स्कॉर्पियो गाड़ी थी HR 73 7331 इसको भी पुलिस ने जो कब्जे में ले लिया है। और गाड़ी की जो पता निकालने की कोशिश की तो गाड़ी दरअसल जो सेल्फ ड्राइवर होते हैं जो खुद से गाड़ी चलाना जानते हैं वो गाड़ी को अक्सर किराए पे ले आते हैं। तो इसी तरह से इस स्कॉर्पियो को भी 1300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गाड़ी को जो किराए पे ली हुई थी। 21 अक्टूबर 2025 को यह गाड़ी ली थी। लगभग 3 से 4 दिन लगातार गाड़ी उन्हीं के पास थी। अब उन्होंने क्यों ली, किसने ली और किसके लिए ली, पुलिस अब इससे जांच में आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि एक राहुल नाम का व्यक्ति है। तो राहुल ने ही यह अपने आधार कार्ड या जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको जमा करके ये खुद ने जो गाड़ी किराए पे ली थी। अब परिवार वालों ने पूछा कि क्या तुम किसी राहुल को जानते हो। तो राहुल के बारे में पता चलता है कि वो राहुल है, खरगोदा गांव का रहने वाला। उसी के साथ कोई और 2 लड़के थे और वो 2 लड़के कौन थे पुलिस अभी उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो मौके पे जो मीडिया है पहुंच जाती है यह पता करने के लिए कि आखिर यह डबल मर्डर क्यों हुआ है दीपावली के एकदम से बाद, और वह भी बहुत भयानक स्थिति में। लगभग 15 से 16 गोलियां हैं जो उनको लग चुकी थी और 21 खोखे मौके पर पुलिस ने बरामद किए। तभी पुरानी दुश्मनी का एक एंगल निकल के पुलिस के सामने आता है और वो दुश्मनी थी 17 नवंबर 2020 की। दरअसल एक लड़का था जिसका नाम नितिन होता है। नितिन अपने मामा की वहां पे जो हलवाई का काम करने के लिए जाता था और 12वीं क्लास में जो पढ़ाई करता था। तो वहीं मामा के वहीं उनका रहना सहना सब कुछ वहीं काम कर रहा था। तो इसी बीच में जो दीपावली का समय आ जाता है, जो दीपावली का त्योहार है
तो इसको मनाने के लिए वो अपने मामा से कहता है कि मैं 4 से 5 दिन के लिए अपने घर जा रहा हूँ और मैं 17 नवंबर को मैं आपके पास दुकान पे आ जाऊंगा। तो मामा जी तो उनसे कहते हैं कि हाँ आप अपने घर चले जाओ और मैं 17 नवंबर को तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। ये सब कह के चला जाता है। तो घर जाता है तो दीपावली का त्योहार मनाता है और इसी बीच में वो दोस्तों के साथ खूब घूमता फिरता है, खाना खाता है। ये सब चल रहा होता है कि इसी बीच में वो 17 नवंबर का दिन आ जाता है। अचानक से जो मोहित है वो घर से गायब हो जाता है। ना तो पिताजी से कुछ कह के जाता है और ना ही माताजी को बता के जाते हैं और ना ही बाकी के किसी फैमिली मेंबर को उन्होंने बताया कि वो कहीं आखिर जा रहे हैं। तो उसे जो तलाश है उसे ढूंढने की वो शुरू हो जाती है। सबसे पहले मामा को फोन किया जाता है कि क्या नितिन आपके घर आया है। तो मामा है उसका कहता है कि अभी तक नहीं आया है। तो अब उसकी तलाश है जो और तेजी से कर दी जाती है, यानी 17, 18, 19, 20, 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। तभी पता चलता है कि 25 नवंबर 2020 को उसकी लाश मिल जाती है जो कि गोपालपुरा केएमपी के पास झाड़ियों में पड़ी है। तो उसी का ये आईएमटी का ही एक जगह लगती है। जब वहां पुलिस को सूचना दी जाती है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, तो लाश की जब शिनाख्त की जाती है तो वो नितिन सैनी के रूप में होती है और नितिन अब मिल चुका था। उनका जो शरीर था इतनी बुरी तरह से बिखरा हुआ था जैसे लगता था कि किसी जानवरों ने इसे नोच नोच के खा लिया है। आखिरकार फिर पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो उसमें जो 2 नाम है वो सामने निकल के आते हैं। एक का नाम था मोहित जो गोपालपुरा का रहने वाला था और एक उनका दोस्त था और उसका नाम भी नितिन होता है। मरने वाले का नाम भी नितिन ही होता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो मोहित को आखिरकार पकड़ा जाता है। पुलिस पकड़ने के बाद उससे पूछती है तो उसने कहा कि इस हत्याकांड में कम से कम 6 महीने पहले हम दोनों के बीच में एक मामूली सा विवाद हो गया था। मैंने तभी से कसम खा ली थी कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और मार दूंगा। मारने के लिए उसने उसका जो गला घोंटा और बर्फ फोड़ने वाला जो एक पेचकस होता है, पेचकस से उसको इतनी बुरी तरीके से गोदता है और गोदता तब तक रहता है तब तक उसके जो प्राण है वो प्राण नहीं निकल जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जो जेल भेज दिया जाता है वो कुछ दिनों के बाद जमानत पे फिर छूट जाता है। लेकिन उसको मारने के लिए मोहित को लगातार प्लानिंग चल रही थी। यह प्लानिंग तभी होती थी जब दीपावली का जो त्योहार आता था, यानी दीपावली से पहले या दीपावली के बीच में या दीपावली के 1-2 दिन बाद उसको इसी बीच में मरना था। लेकिन शुरुआत में कुछ महीने या कुछ साल तो वो जेल में रहता है और उसकी जेल से निकलने का जो इंतजार किया जाता था उसको कब जमानत मिलेगी, इसी बीच में उसको जो जमानत मिल जाती है वो बाहर आ जाता है और यह तारीख थी 29 अक्टूबर 2024। ये जो दीपावली का त्योहार था ये 29 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का था। इसी बीच में यह मोहित अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के साथ में बाइक पर जा रहा होता है और यह गोपालपुरा से जो चौक है वहां जो बाईपास है, जब उस बाईपास से अपने घर की तरफ मुड़ रहा तो इसी बीच में एक बाइक उसका पीछा कर रही थी और उस बाइक सवार ने लगातार एक के बाद एक की गोलियां जो चलाना शुरू कर दिया। तो मोहित पीछे बैठा हुआ था तो उसके आगे जो गाड़ी चला रहा था वह समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह मौका पाते ही अपनी जो बाइक है उसको तेज स्पीड में भगाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में मोहित की कमर में यानी पीठ में कुछ गोलियां हैं जो लग जाती हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जो गोलियां चलाने वाले हमलावर थे वो वहां से भाग जाते हैं और उन्हें जो मौका मिल जाता है। इसी बीच में पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और घायल मोहित को जो उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में अस्पताल में भर्ती कर देती है। लेकिन वहां उनकी तबीयत है जो ठीक हो जाती है और कुछ समय सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन इनका यह पता चलता है कि आखिरकार गोली चलाने वाले कौन थे। तो गोली चलाने वालों में एक का नाम राहुल निकल के आता है और 2 नाम और थे। आखिरकार उनसे पूछा जाता है कि वह नितिन सैनी की जो हत्या हुई थी उसका मामला था। लेकिन ये राहुल ने कुछ हाथ जोड़ के कहा और उन्होंने अपनी जो गलती को माफ करने के लिए तो वो हाथ जोड़ करके उनसे गलती की माफी तलब कर लेता है कि मुझे माफ कर दो और हम आपस में समझौता हो जाता है और ये गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। जब आपस में दोनों पार्टियों का समझौता हो जाता है तो मोहित कहीं ना कहीं पूरी तरह इत्मीनान में था कि उसकी जो पुरानी दुश्मनी है वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हालांकि कोर्ट में उनका मामला था जो चल रहा था, परिवार वालों ने कुछ ऐसा ही कहा था कि
कोर्ट तय करेगा वही सब होगा, हम अब बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन माफी तलाफी होने के बाद बिल्कुल पूरे इत्मीनान से था सब कुछ। 24 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास वो अपने पिता के साथ कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था। इसी बीच में एक स्कॉर्पियो कार आती है और उसमें से कार में से निकलने के बाद लगातार 2 युवक हैं जो उन पर अंधाधुंध ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग कर देता है। उसमें केवल मोहित ही नहीं बल्कि उसके पिता की भी मौत हो जाती है और इस घटना की गूंज है जो पूरे हरियाणा प्रदेश में फैल जाती है और लोग यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ तो क्या हुआ। न केवल उसकी पत्नी विधवा हुई बल्कि उसकी माँ भी जो विधवा हो जाती है। उसकी पिछले साल ही जो शादी हुई थी और उनकी पत्नी है जो प्रेग्नेंट बताई जा रही है। यह दुश्मनी का सिलसिला यहीं खत्म हो चुका है या यहाँ से आगे की कहानी और भी कुछ शुरू होगी, यह तो खैर हम भविष्य में कुछ छिपा है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नितिन सैनी की हत्या जो हुई थी वो मामूली सी बात क्या थी, यह जानने की यह कोशिश की वहाँ के जो इलाके के डीएसपी हैं और वहाँ पे जो ग्रामीण थे, तो उनसे हम इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो डीएसपी वहाँ पे हमें मौजूद नहीं मिलता है और उनसे बातचीत नहीं हो पाई। और उस इलाके के जो लोग हैं खबर देख रहे हैं यानी कहानी सुन रहे हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आखिरकार वो छोटी सी क्या कहा सुनी थी जिसने जो 3 जिंदगियां हैं वो बर्बाद कर दी हैं और औरतों को जो विधवा हो गए हैं और न जाने जो मासूम हैं उनके सर से जो पिता का साया उठ चुका है। आखिर ऐसी छोटी मोटी दुश्मनी थी, इसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों, हमारा जो इस कहानी के सुनाने का जो उद्देश्य है किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। हम सिर्फ समाज को अपनी कहानियों के माध्यम से जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि का जो सिलसिला है वो बदस्तूर चलता रहेगा। तो हमारा आप लोगों से जो एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन ज़रूर दबा देना है, जिससे कि हम कल आपको इसी टाइम एक नई स्टोरी के साथ में आपको फिर हाजिर मिलेंगे। और दोस्तों, अपना जो नाम है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, हम आपका नाम है जो अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो हम लेते हैं आप लोगों से